हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम इम्यूनोलॉजी की सीरीज़ में एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं। अभी तक मैंने आपको टी सेल का पूरा डेवलपमेंट, रिसेप्टर और एक्टिवेशन बताया है। आज हम बात करेंगे बी सेल के डेवलपमेंट की, बी सेल के स्ट्रक्चर की, टाइप्स ऑफ बी सेल और साथ में मेन फंक्शंस ऑफ बी सेल्स। ओके, देन आगे डिले नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि बी सेल्स का डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको टी सेल्स का डेवलपमेंट पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि बी सेल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो बर्ड्स के अंदर बर्सा ऑफ फेब्रिशियस में होता है और ह्यूमन बींग्स के अंदर बोन मैरो में होता है, एडल्ट ह्यूमन के अंदर बोन मैरो में होता है। और यदि हम फीटस की बात करें तो फीटस के अंदर ये डेवलपमेंट बी सेल्स का योग सेल्स में होता है, योग सैक में होता है। और बी सेल का फुल फॉर्म ही होता है बोन मैरो डिराइव्ड सेल्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि किसी सेल के ऊपर पहले जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, सभी सेल्स बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी सेल के ऊपर थाइवन मार्कर लगा होता है तो वो सेल वहाँ से उठ करके थाइमस में आ जाता है। लेकिन अगर किसी सेल के ऊपर B220 मार्कर है तो उस सेल का डेवलपमेंट बोन मैरो में ही होता है और वो बी सेल में बदल जाता है। यानी कि B220 मार्कर इंडिकेटर है इस बात का कि वो जो सेल है वो बी सेल में बदलेगा। ठीक है, बी सेल का डेवलपमेंट जैसा मैंने बताया कि बर्ड्स के अंदर बर्सा ऑफ फेब्रिशियस में होता है, ह्यूमन फीटस के अंदर योग सैक में होता है और ह्यूमन एडल्ट के अंदर बोन मैरो में होता है। बी सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए। और बी सेल्स इंडिपेंडेंट नहीं होते। जैसे आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में। जब टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन होता है तो यही टी हेल्पर सेल, एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल, मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट कर सकता है, एनके सेल्स को भी एक्टिवेट कर सकता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को भी एक्टिवेट कर सकता है। और यही एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल बी सेल का भी एक्टिवेशन करता है और इसी के बाद बी सेल का डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंट टाइप्स के बी सेल में। यानी कि अगर टी सेल नहीं हो तो बी सेल का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बी सेल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये भी एक ग्रैन्युलोसाइट है, एक टाइप का एक ग्रैन्युलोसाइट। आपको ध्यान हो टी सेल पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि WBC इज क्लासिफाइड इनटू ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में ही लिम्फोसाइट्स आते हैं, फाइटर सेल्स जो है हमारी बॉडी के, जिसी में टी सेल, बी सेल और एनके सेल्स आते हैं। तो ये जो बी सेल्स हैं इनका साइज स्मॉल होता है, इनका साइटोप्लाज्म कम होता है, इनका लाइफ स्पैन, इनकी जो लाइफ ड्यूरेशन होती है वो छोटी होती है। और मेन काम जो है ये कई बार छोटे लेवल के जो 11th-12th के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है कि एंटीबॉडी कौन से सेल्स बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडी बी सेल बनाते हैं। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। जब मैंने इम्यूनोग्लोबिन पढ़ाया था तब आपको बताया था कि इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर की तरह भी काम करता है और सिक्रेटरी एंटीबॉडी की तरह भी काम करता है। ठीक है ना। तो बी सेल का जो रिसेप्टर होता है ये भी मैंने बताया कि वाई शेप्ड होता है बी सेल का रिसेप्टर। और आपको ध्यान हो तो टी सेल का रिसेप्टर पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि टी सेल का रिसेप्टर सिक्रीटरी नेचर का नहीं होता और बी सेल का रिसेप्टर सिक्रीटरी नेचर का हो सकता है। ठीक है, रिसेप्टर की बात डिटेल में हम अगले टॉपिक में करेंगे। अभी हम फटाफट देख लेते हैं कि बी सेल की डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। देखिए, यदि हम बी सेल के डेवलपमेंटल स्टेजेस को सम अप करें तो दो स्टेजेस में बी सेल का डेवलपमेंट समझ सकते हैं। एक होता है एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज और दूसरा होता है एंटीजन डिपेंडेंट फेज। जो एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज है उसका मतलब होता है वो फेज जिसमें कि बी सेल को बड़ा होने के लिए एंटीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये फेज 4 स्टेजेस का होता है, प्रो बी सेल, प्री बी सेल, इमेच्योर बी सेल और मैच्योर बी सेल। और दूसरा जो फेज होता है वो होता है एंटीजन डिपेंडेंट फेज। एंटीजन डिपेंडेंट फेज जो होता है वो दो तरह से उसमें बी सेल का डिवीजन हो सकता है, बी प्लाज्मा सेल्स और बी मेमोरी सेल। और ये वो फेज है जहाँ पर बी सेल को अपने मैच्यूरेशन के लिए, डिफ्रेंसिएशन के लिए, मैच्यूरेशन तो लगभग उसका एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज में हो जाता है, लेकिन जो उसका डिफ्रेंसिएशन है वो सिर्फ तब हो पाएगा जब उसे एंटीजन मिलेगा। अगर एंटीजन नहीं मिलता किसी बी सेल को तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसा बी सेल नेव बी सेल या वर्जिन बी सेल कहलाएगा और वो अपोप्टोसिस अंडरगो करेगा। ठीक है ना। बी सेल को सर्वाइव करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो एंटीजन से इंटरैक्ट करे।
तो उसका जो एंटीजन से इंटरेक्शन है वो एंटीजन डिपेंडेंट फेज में होता है, ठीक है। और बी सेल दो तरह से क्लासीफाई होते हैं इस एंटीजन के साथ कांटेक्ट के बाद, ये होता है बी मेमोरी सेल और बी प्लाज्मा सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस फेज की बात करते हैं जहां बी सेल को बड़ा होने के लिए एंटीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि एंटीजन इंडिपेंडेंट स्टेज। जो सबसे पहली स्टेज है, मैंने आपको बताया कोई भी स्टेम सेल आई होप आप सब समझते हैं, स्टेम सेल उस सेल को बोलते हैं जो फर्दर बड़ा होकर किसी भी या जिसमें किसी भी टाइप के सेल में डेवलप होने की क्षमता होती है। तो ये हेमोपोएटिक स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो में, और अगर किसी सेल के ऊपर B220 मार्कर लगा है तो इसका जो डेवलपमेंट है वो बोन मैरो में ही होता है, और बोन मैरो में ये बदलता है बी सेल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले की स्टेज की यदि हम बात करें तो सबसे फर्स्ट स्टेज जो डेवलपमेंट की होती है वो होती है प्रो बी सेल की स्टेज। जो प्रो बी सेल की स्टेज होती है उसके ऊपर DJ जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। डी जो है वो डाइवर्सिटी को डिनोट करता है, जे जो है वो जॉइनिंग को डिनोट करता है। यदि आप इम्यूनोग्लोबुलिन पे जाएं और जहां मैंने आपको टी सेल रिसेप्टर पढ़ाया है वहां जाएं तो आप लोगों को क्लियर होगा कि इन चेन्स को कोड करने के लिए, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन का चेन या कोई भी रिसेप्टर जो है वो एक प्रोटीन होता है और इनको कोड करने के लिए डिफरेंट जीन्स होते हैं। तो मैंने आपको अल्फा और बीटा चेन जब टी सेल में पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था कि बीटा चेन में वेरिएबल, डाइवर्सिटी और जॉइनिंग 3 जीन होते हैं, और अल्फा चेन में जो 2 जीन इसमें से पाए जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो प्रो बी सेल की जो स्टेज है, यहाँ पूरा इम्यूनोग्लोबुलिन आपको प्रो और प्री दोनों स्टेज में नहीं मिलेगा। प्रो स्टेज जो है बी सेल की उसमें आपको केवल डाइवर्सिटी और जॉइनिंग जीन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जो प्रो बी सेल की स्टेज है वहाँ आपको केवल डाइवर्सिटी और जॉइनिंग जीन की उपस्थिति मिलेगी, यानी कि बहुत ही एक टूटी सी लाइट चेन यहाँ पर आपको मिलेगी, पूरी लाइट चेन भी नहीं मिलेगी यहाँ पे। और प्रो बी सेल जो है वो नेक्स्ट बदलेगा प्री बी सेल में, लेकिन प्रो बी सेल प्री बी सेल में बदले ये प्रोसेस केवल बोन मैरो में हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि बोन मैरो में एक स्पेशल टाइप के सेल उपस्थित हैं जिन्हें कहते हैं स्टोमल सेल्स, ठीक है। स्टोमल सेल्स यदि आप किसी भी प्रो बी सेल को बोन मैरो से निकाल के लैब कंडीशन में ले आएँ और उसे स्टोमल सेल दे दें तो वो प्रो बी सेल वहाँ पे भी प्री बी सेल में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इन वीवो बॉडी के अंदर की कंडीशंस की बात करें तो ये स्टोमल सेल केवल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बोन मैरो में। इसलिए आपको ये जो प्रो बी सेल है ये प्री बी सेल सिर्फ बोन मैरो में बदलते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके इस चेंज के लिए ज़रूरत होती है स्टोमल सेल्स की। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रो बी सेल प्री बी सेल में बदलेगा, कौन से सेल की प्रेजेंस में बदलता है? स्टोमल सेल की प्रेजेंस में बदलता है। क्यों? क्या इंपॉर्टेंस है स्टोमल सेल की? तो यदि हम इस चीज़ को यहाँ देखें तो 2 चीज़ें हमको बहुत क्लियरली समझ में आएगी। एक तो प्रो बी सेल पे एक CD44 नाम का रिसेप्टर होता है जिसका कि कॉमन लिगेंड जो है हाइड्रोलोनिक एसिड वो प्रेजेंट होता है स्टोमल सेल पे। जब तक प्रो बी सेल पर उपस्थित ये CD44 हाइड्रोलोनिक एसिड जो कि स्टोमल सेल पे उपस्थित है इससे बाइंड नहीं होगा तब तक प्रो बी सेल प्री बी सेल में नहीं बदलेगा। और साथ ही प्रो बी सेल पर एक और रिसेप्टर प्रेजेंट होता है C-KIT जो कि स्टोमल सेल पे उपस्थित स्टोमल सेल फैक्टर से बाइंड होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? 2 बाइंडिंग हो रही है यहाँ पे। प्रो बी सेल पर है CD44 और CD-KIT। CD44 स्टोमल सेल पे प्रेजेंट हाइड्रोलोनिक एसिड से, और C-KIT जो है वो स्टोमल सेल पे प्रेजेंट स्टोमल सेल फैक्टर से। इनकी बाइंडिंग होगी। जब तक ये बाइंडिंग इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होंगे तब तक जो प्रो बी सेल है वो प्री बी सेल में नहीं बदलेगा। और यहीं पे साथ में ज़रूरत होगी एक और चीज़ की जिसे कहते हैं इंटरल्यूकिन 7। ये जो इंटरल्यूकिन 7 है ये स्टोमल सेल से रिलीज होता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बदलने के लिए प्रो बी सेल को प्री बी सेल में चेंज करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये स्टोमल सेल की उपस्थिति में ही हो सकती हैं। इसलिए अगर स्टोमल सेल बोन मैरो से बाहर निकाल कर अगर प्रो बी सेल को लैब कंडीशन में स्टोमल सेल दे दिया जाए तो भी प्रो बी सेल प्री बी सेल में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रो बी सेल पर उपस्थित होता है CD44 जो कि स्टोमल सेल पर उपस्थित
उपस्थित हाइड्रोलोनिक एसिड से बाइंड करता है, और प्रो बी सेल पर उपस्थित होता है सी-किट जो कि स्टोमल सेल पर उपस्थित स्टोमल सेल फैक्टर से बाइंड करता है, और स्टोमल सेल रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 7 जो कि प्रो बी सेल को प्री बी सेल में बदलने के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रो बी सेल से बना प्री बी सेल। अब ध्यान रखिएगा, प्रो बी सेल में केवल डाइवर्सिटी और जॉइनिंग जीन थे, और प्री बी सेल तक आते आते जो है वो लाइट चेन तो कंप्लीट हुई सही, ऊपर जो थी यहाँ पर एक टूटी फूटी सी लाइट चेन थी प्रो बी सेल पे, जिसको हम बोलते हैं सरोगेटेड लाइट चेन, और प्री बी सेल में आते आते एक हैवी चेन भी धीरे धीरे डेवलप होनी चालू हो गई। यहाँ पे वेरिएबल, डाइवर्सिटी और जॉइनिंग तीनों जीन आ गए। ठीक है, प्रो में केवल डाइवर्सिटी जीन था और जॉइनिंग जीन था, प्री बी सेल में आते आते वेरिएबल, डाइवर्सिटी और जॉइनिंग जीन आ गए, और लाइट चेन के साथ साथ यहाँ पर हैवी चेन भी डेवलप हो गई। ठीक है, यहाँ पर 2 जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्री बी सेल में, जिसको हम कहते हैं RAG1 एंड RAG2। ठीक है, RAG1 और RAG2, RAG1 और RAG2 जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्लीट सिंथेसिस, जो लाइट चेन अधूरी थी प्रो स्टेज में उसका कंप्लीट सिंथेसिस करने के लिए। और दूसरा यहाँ पर एक एंजाइम भी होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइडाइल ट्रांसफरेज, ये प्रेजेंट होता है इस एंजाइम और इन दोनों जीन्स की प्रेजेंस में। जो लाइट चेन अधूरी होती है उसका कंप्लीट सिंथेसिस होता है ना, और हैवी चेन का भी डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है पूरी तरह से। कंप्लीट तो नहीं होता, कंप्लीट इम्यूनोग्लोबुलिन तो इमेच्योर फेज में बनेगा, लेकिन लगभग एक बहुत सारे हद तक इसमें बन जाता है हैवी चेन भी। ठीक है, अब प्रो बी सेल जो है वो एक सिग्नल जनरेट करता है, जिस सिग्नल के जनरेट होने के कारण प्रो बी सेल प्री बी सेल में ट्रांसफ़र होता है, और फिर प्री बी सेल के अंदर हैवी चेन का सेगमेंट भी डेवलप होता है, और जो लाइट चेन है उसका सिंथेसिस भी कंप्लीट होता है। इस स्टेज में 2 जीन RAG1 और RAG2 ये इंपॉर्टेंट है लाइट चेन का सिंथेसिस कंप्लीट करके हैवी चेन का सिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए, और एक एंजाइम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइडाइल ट्रांसफरेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि हैवी चेन का सिंथेसिस भी इसमें शुरू हो जाता है और लाइट चेन का सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। देन नेक्स्ट प्री बी सेल से आती है इमेच्योर बी सेल की स्टेज। इमेच्योर सेल की जो स्टेज होती है इसके ऊपर कंप्लीट इम्यूनोग्लोबुलिन पूरी तरह से सिंथेसाइज हो जाता है। सबसे पहले सिंथेसाइज होने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन होता है IgM, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सिंथेसाइज होने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन IgM होता है, जो कि इमेच्योर बी सेल पे पाया जाता है। ठीक है, बॉडी में भी ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया जब इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ाया तब मैंने आपको बोला था कि बॉडी में सबसे पहले बनने वाला, कोई भी इन्फेक्शन हुई उसके रिस्पांस में सबसे पहले बनने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन IgM होता है। वो एक्यूट डिजीज़ का इम्यूनोग्लोबुलिन माना जाता है, और क्रॉनिक इन्फेक्शंस का इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो IgG होता है। अब इसमें बहुत सी बार जो स्टूडेंट्स इम्यूनोलॉजी के लिए नए नए होते हैं उनको ये एक डाउट आता है कि अगर IgM पहले बना है हमारी बॉडी में तो IgM तो फिर स्टोर्ड ही रहेगा। देखिए, यहाँ एक कंसेप्ट आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि इम्यूनोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि अगर A एंटीजन एंटर करा तो उसके खिलाफ A एंटीबॉडी बनेगी, यदि B एंटीजन एंटर करा तो उसके खिलाफ B एंटीबॉडी बनेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि A एंटीजन के खिलाफ बनी हुई A एंटीबॉडी B एंटीजन से भी फाइट कर ले। स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, रिकॉग्निशन और मेमोरी, ये 4 बेसिक प्रॉपर्टी हैं इम्यूनोलॉजी की। इसकी बात मैं अलग लेक्चर में करूंगी, पर आप ये समझ लीजिए कि स्पेसिफिसिटी बहुत होती है। अगर सर्दी जुकाम हुआ तो उसके खिलाफ जो IgM बनेगी वो केवल सर्दी जुकाम के उससे ही या पैथोजन से ही फाइट करेगी। तो किसी भी डिजीज़ के रिस्पॉन्स में सबसे पहले जैसे ही कोई पैथोजन एंटर करता है उसके रिस्पॉन्स में एक्यूट स्टेज में हल्का जब उसका इन्फेक्शन है तब बनने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन IgM होता है, और जब वही इन्फेक्शन क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाती है तो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन का सिंथेसिस होता है। तो इमेच्योर बी सेल, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि इमेच्योर बी सेल पे कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए IgM होता है। ठीक है, और मैच्योर बी सेल पे कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, तो IgD होता है और IgM होता है। ठीक है, ये 2 इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो एंटीजन
एंटीजन डिपेंडेंट फेज आता है। एंटीजन से कांटेक्ट हो तो एंटीजन डिपेंडेंट फेज कहलाता है वो। मैंने आपको क्या बताया कि जो बी सेल, ये 4 स्टेजेस, प्री बी सेल, इमेच्योर बी सेल और मैच्योर बी सेल, इनको क्रॉस कर मतलब बड़ा हो जाए लेकिन एंटीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाए, वो बी सेल नेव बी सेल कहलाता है, वर्जिन बी सेल कहलाता है। और ऐसे बी सेल का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता, ऐसा बी सेल अपोप्टोसिस अंडरगो कर लेगा। केवल कौन सा बी सेल सर्वाइव करेगा? ऐसा बी सेल सर्वाइव करेगा जो कि एंटीजन के कांटेक्ट में आएगा और एंटीजन के कांटेक्ट में आते ही 2 में डिफरेंशिएट कर जाएगा। ठीक है, बी सेल का फेट क्या होता है ये देखिए, डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। स्टेम सेल की स्टेज थी, प्रो बी सेल में बदला, यहाँ पर केवल DH और JH जॉइनिंग और डाइवर्सिटी जीन था, प्री बी सेल बना, यहाँ पे लाइट चेन कंप्लीट हुई, हैवी चेन के तीनों जीन कंप्लीटली यहाँ पर आए, वेरिएबल डाइवर्सिटी और जॉइनिंग, और पूरे इम्यूनोग्लोबुलिन का सिंथेसिस हुआ। इमेच्योर बी सेल में पहला बनने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है IgM, फिर उसके बाद बना मैच्योर फेज का इम्यूनोग्लोबुलिन, जो मैच्योर बी सेल होता है उस पर IgM के साथ IgD भी आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें, जब ये मैच्योर बी सेल जो है ये जब डिफरेंशिएट होता है, ये जब आता है एंटीजन के कांटेक्ट में, तो ये एंटीजन से कांटेक्ट अगर नहीं होगा तो ऐसा बी सेल अपोप्टोसिस अंडरगो कर लेगा, और एंटीजन से यदि इस मैच्योर बी सेल का कांटेक्ट हुआ तो ये 2 में डिवाइड करेगा, बी प्लाज्मा सेल और बी मेमोरी सेल में। जो बी प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है ना, याद रखिएगा, बी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। और बी प्लाज्मा सेल पे कौन कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है? IgG होता है, IgA होता है और IgM होता है। IgG होता है, IgA होता है और IgM होता है। ठीक है, और यहाँ पर IgE भी कई बार पाया जाता है। ठीक है, और जो मेमोरी बी सेल है, मेमोरी बी सेल के ऊपर ध्यान रखिएगा, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, IgM होता है, IgD होता है और IgE होता है ना, ये सभी इम्यूनोग्लोबुलिन इसके ऊपर पाए जाते हैं। तो खैर यहाँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्लाज्मा सेल क्या काम करता है। प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाता है, और मेमोरी सेल किसी भी डिजीज़ के लिए मेमोरी सेव करता है। अब आपने सुना होगा कि कोई भी जो डिजीज़ होता है, कोई भी तो नहीं, जैसे आपने चिकन पॉक्स के लिए बहुत कॉमनली सुना होगा कि चिकन पॉक्स का एंटीजन यदि बॉडी में एंटर कर जाए एक बार, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है और वो एंटीबॉडी बॉडी के अंदर सेव हो जाती है, ताकि दूसरी बार जब चिकन पॉक्स का एंटीजन एंटर करे तो वो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी इसके खिलाफ फाइट करे। ठीक है, लेकिन बुखार के लिए तो ऐसा नहीं होता, फ्लू में तो ऐसा नहीं होता, वो तो एक बार होता है उसके बाद वापस होता है। ये अंतर क्या है? क्योंकि एक तो हर सेल के, हर डिजीज़ के लिए बॉडी के जो मेमोरी सेल हैं वो इतने ज़्यादा वो नहीं होते कि हर डिजीज़ के लिए मेमोरी सेव कर सके। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए एंटीबॉडी बनी भी है, अगर टी सेल के लेवल पे बात करें, मान लीजिए कोई वायरल अटैक हुआ है, जैसे कि कोरोना वायरस का आजकल चल रहा है, उसके लिए बहुत कॉमन सी चीज़ है कि कोरोना वायरस अगर एंटर करा, उसके लिए क्योंकि वायरस है तो ज़्यादातर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वायरल इन्फेक्शन के केस में काम करती है, तो वहाँ जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी चली उसने टी सेल ने फंक्शन करा, और टी मेमोरी सेल भी जनरेट होते हैं कई बार, उसकी बात हम अलग करेंगे। पर आप ये समझिए कि टी मेमोरी सेल जनरेट हुए और उन्होंने मेमोरी सेव कर ली। लेकिन जो कोरोना के केस में एंटीबॉडीज़ बन रही है ना, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो ज़्यादा समय तक रह सके। कोरोना एक वायरस भी वीक है और उससे जो बनने वाली एंटीबॉडीज़ हैं वो भी वीक एंटीबॉडी बन रही हैं, वो ज़्यादा समय तक बॉडी में नहीं रह पा रही। जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी अगर एक बार किसी इंसान को हो जाता है तो उसकी एंटीबॉडीज़ उस इंसान की बॉडी में स्टे करती हैं, और फिर से अगर हेपेटाइटिस बी का वायरस आएगा तो वो एंटीबॉडीज़ इतनी पावरफुल होती हैं कि उस वायरस को दूसरी बार नहीं घुसने देती। बट कोरोना के केस में ये नहीं है, बट कोरोना के केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ओके, हेलो।